अच्छा, इसी बात को जो पीछे हमने पढ़ी, इस बात को प्रूव करने के लिए जॉन गर्डन ने एक एक्सपेरिमेंट किया। तो एक्सपेरिमेंट क्या किया इन्होंने, जॉन गर्डन रिमूव द न्यूक्लियस फ्रॉम द अनफर्टिलाइज्ड एग ऑफ अ फ्रॉग, देन ही ऑब्टेन न्यूक्लियस फ्रॉम द इंटेस्टिनल सेल ऑफ अ tadpole of the same species and implanted it into the enucleated egg. Surprisingly, in some cases, the transplanted zygote developed into a complete frog, indicating that nucleus of the differentiated cell usually does not lose any genetic information and remain totipotent. लेकिन यहाँ पे जॉन गर्डन ने क्या करा कि एक जो फ्रॉग है उसकी फीमेल फ्रॉग का एग लिया, ठीक है, उस एग में से उसके न्यूक्लियस को डिस्ट्रॉय कर दिया। डिस्ट्रॉय किस तरह से किया, किसी भी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से या कोई भी लाइट से जो है उसको डिस्ट्रॉय किया, उसका न्यूक्लियस बेसिकली रिमूव कर दिया। अब जो अनफर्टिलाइज्ड एग है वो आपके पास रखा हुआ है। देन उसने क्या करा कि जो टैडपोल की सेम स्पीशीज है, उसने दूसरे फ्रॉग का इंटेस्टिनल सेल लिया। इंटेस्टिनल सेल जो आंतों का सेल होता है, ठीक है, आंत का एक सेल लिया। ये बात आपको पता है कि पूरी बॉडी के सेल क्या होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं, सिवाय जर्म सेल के, ठीक है। तो जो डिप्लॉयड 2n सेल था, इसने क्या करा, उस सेल का न्यूक्लियस निकाला। उस न्यूक्लियस को निकाल के इसने जो अनफर्टिलाइज्ड एग था उस एग के अंदर पुट कर दिया, ठीक है, जैसे हम क्लोनिंग में करते थे। क्लोनिंग में भी हम यही पूरा प्रोसीजर करते थे कि हम जो है वो एग लेते थे और उसके अंदर बॉडी का, हेयर का या किसी भी जगह का डिप्लॉयड सेल का न्यूक्लियस जो है उसके अंदर इम्प्लांट करते थे। तो यहाँ पे भी इसने ये किया कि इसने दूसरे फ्रॉग का जो है वो सेल लिया, उस सेल का न्यूक्लियस लिया, उस न्यूक्लियस को लेके जो है वो अनफर्टिलाइज्ड एग में इम्प्लांट किया। आफ्टर सम टाइम न्यूक्लियस जो है जब उसने इंजेक्ट किया और उसको जब ऑब्जर्व किया तो नॉर्मल डिफ्रेंसिएशन हुई, नॉर्मल ब्लास्टुला बना, गैस्ट्रुला बना और नॉर्मल टैडपोल लार्वा बन गया, ठीक है। जैसे फ्रॉग नॉर्मली बनता है वैसे ही प्रोड्यूस हुआ। जबकि इसने कौन सा सेल लिया था, इंटेस्टिनल सेल लिया था। तो आपको मकसद समझ आया कि मकसद क्या था यहाँ पे, कि सेल जो है इसने अनफर्टिलाइज एग लिया था लेकिन उसका न्यूक्लियस नहीं था। न्यूक्लियस कहाँ का लिया इसने, इंटेस्टिनल सेल का न्यूक्लियस लिया। अब जब ये इंटेस्टीन में था तब ये इसका काम क्या था कि ये क्या बना रहा था, इंटेस्टीन बना रहा था। लेकिन जब इंटेस्टिनल सेल का न्यूक्लियस इसने पुट किया अनफर्टिलाइज्ड एग के अंदर, तो इसने जो है इसके दूसरे जीन एक्टिवेट हुए और इसने जो है वो नॉर्मल टैडपोल डेवलप किया। इसका मतलब ये हुआ कि जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इसके पास मौजूद थी वो लूज नहीं हुई थी, जबकि काम इसका दूसरा था, वहां पे इसके कोई और जीन एक्टिवेटेड थे, लेकिन इसकी जो बाकी इंफॉर्मेशन होती है बॉडी की वो लूज नहीं होती। यहाँ पे यही प्रूव कर रहा था मैं, ये बात हमने पहले भी पढ़ी थी कि जीन भले कोई भी एक्टिवेट हो लेकिन जो रिमेनिंग पूरी इंफॉर्मेशन है वो कभी भी लूज नहीं होती, वो अपनी जगह पे ही रहती है लेकिन वो इनएक्टिवेटेड होती है। तो जब हमने इसको यहाँ पे इम्प्लांट किया तो इसकी दूसरी इंफॉर्मेशन एक्टिवेट हो, इसके दूसरे जीन एक्टिवेट हो गए, इसकी इंफॉर्मेशन थी इसके पास बॉडी की, तभी जो है इसने क्या करा, पूरा टैडपोल लार्वा बना दिया। So this is the experiment is performed by the John Gurdon. Now come to the mechanism of differentiation के मैकेनिज्म क्या है, ठीक है। ये तो एक ने एक्सपेरिमेंट कर लिया, हमने थ्योरीज दे दी। अब ऐसा होता क्या है कि कुछ जीन एक्टिवेट हो जाते हैं, कुछ जीन इनएक्टिवेट हो जाते हैं। ऐसा कौन है, ऐसा कौन मौजूद है या ऐसा क्या फैक्टर है जो कि कुछ जीन को एक्टिवेट करता है और कुछ जीन को क्यों करता है। तो ये आता है सारा काम किसके अंदर, मैकेनिज्म के अंदर। तो मैकेनिज्म पढ़ लेते हैं। During the differentiation process, the genetic expression is ultimately influenced by the cytoplasmic chemical composition. Thus, it is evident that the heterogeneous organization of a cytoplasm in the unfertilized ovum is responsible for the later differentiation of the embryonic cell into tissue. The process of cleavage during the development divides the ovum cytoplasm into compartments or cells containing necessary determinants, mRNA, protein or other molecule for the future differentiation of a cells into tissue. इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा मैकेनिज्म जो है डिफरेंशिएशन का वो किस तरह से होता है कि जो पूरा ओवम होता है, जो पूरा सेल होता है या पूरा जो जाइगोट होता है, उसका जो साइटोप्लाज्म होता है, जब हमने पढ़ा था कि जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है उसके बाद क्या होता है, क्लीवेज होता है। क्लीवेज होता है तो साइटोप्लाज्म जो है वो डिवाइड होता है, ठीक है, 2 सेल में, 4 सेल में, 8 सेल में। उसके बाद जो सारे इरेगुलर क्लीवेज होते रहते हैं, तो मल्टीपल पोर्शन में जो है साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है। जस्ट लाइक थिंक अबाउट के पिज़्ज़ा है, पिज़्ज़ा को आपने 6-8 पीसेस में क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया। इसी तरह से ओवम का साइटोप्लाज्म है, उस साइटोप्लाज्म को आपने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया मल्टीपल पार्ट्स में। अब साइटोप्लाज्म के अंदर ऐसी इंफॉर्मेशन होती है, ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि जिसके हिस्से में चले गए। ऐसे पूरे साइटोप्लाज्म में मल्टीपल
फैक्टर्स हैं। अब जिसके हिस्से में जो फैक्टर गया वो जाके उधर वो वाली इंफॉर्मेशन क्या कर देगा, एक्टिवेट कर देगा, वो वाले जीन क्या कर देगा, एक्टिवेट कर देगा। ठीक है, जैसे आपको समझे कि आपके पास पूरी पिज्ज़ा का गोल जो पूरा आपके पास पिज्ज़ा है, आपने उसको क्या करा, डिवाइड कर दिया ना 7 या 8 या 9 पीसेस में। ठीक है, जब आपने 9 पीसेस में डिवाइड किया तो किसी में समझे कुछ पार्ट ज़्यादा आ गया, किसी में कुछ पार्ट ज़्यादा आ गया, किसी में कुछ पार्ट ज़्यादा आ गया। इसी तरह से जो ओवम था, समझे कि किसी में कुछ फैक्टर आ गया, किसी में कोई फैक्टर आ गया, किसी में कोई और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर आ गया। ठीक है, तो जिसमें जो फैक्टर आएगा वो जाके क्या करेगा, उस जीन को एक्टिवेट कर देगा। कोई जीन नंबर 7 को एक्टिवेट करेगा, कोई फैक्टर इस काबिल होगा कि वो जीन नंबर 12 को करेगा। ठीक है, तो सबके पास सबकी क्या थी, कीज मौजूद थी साइटोप्लाज्म के अंदर। तो ये डिपेंड करता है कि क्लीवेज के ऊपर और किस तरह से साइटोप्लाज्म की डिवीजन होती है। Then the process of cleavage during the development divides the ovum cytoplasm into compartment और cell containing necessary determinants। अब जो हम कब से मैं बोल रही हूँ कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स होते हैं या जो भी प्राइमरी फैक्टर्स होते हैं, तो वो डिटर्मिनेंट्स कौन होते हैं, वो क्या होते हैं, मैसेंजर आरएनए होते हैं, प्रोटीन होते हैं और कुछ और मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि डिफ्रेंशिएशन का काम करते हैं और फर्दर फ्यूचर में भी जो है सेल को डिफ्रेंशिएट करते हैं और उसी बेसिस पे एक सेल जो दूसरे से मुख्तलिफ हो जाता है काम में भी और सारे प्रोसेसेस में भी। ठीक है, तो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ डिफरेंशिएशन। बस इसमें इतना मुश्किल नहीं है, बस इसमें इतना ही याद रखना है कि साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स होते हैं, मैसेंजर आरएनए एक्सेट्रा। वो जब साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है तो वो भी डिवाइड होके किसी में कोई फैक्टर जाता है, किसी में कोई की जाती है, तो उसके अकॉर्डिंगली जो है वो जीन एक्टिवेट होते हैं और जिसमें जो जीन एक्टिवेट होगा वो जाके वही काम करेगा। किसी का काम आंखों का है, आंखों का देखने का है, तो वो वहीं पे जाके वही जीन एक्टिवेट होगा। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है एम्ब्रियोनिक इंडक्शन एंड इट्स मैकेनिज्म। बहुत आसान सा छोटा सा ये प्रोसेस है। ठीक है, तो अंडरस्टैंड करिएगा आप लोग कि एम्ब्रियोनिक इंडक्शन होता क्या है। देखिए, ग्रोथ को रिलेशन पढ़ा था हमने चैप्टर नंबर 2 में। ठीक है, कि किस तरह से जो है प्लांट का एक पार्ट जो है वो दूसरे पार्ट पे डिपेंड करता है, या किस तरह से कुछ हार्मोन्स जो हैं वो एक पार्ट से दूसरे पार्ट पे, एक पार्ट की ग्रोथ जो है वो दूसरे पार्ट की ग्रोथ पे क्या करती है, डिपेंड करती है। तो इसी तरह से एम्ब्रियोनिक इंडक्शन है। एम्ब्रियोनिक इंडक्शन में क्या होता है, हेंस स्परमैन, अ क्लासिकल एम्ब्रियोलॉजिस्ट हु रिसीव्ड नोबेल प्राइज इन 1953 एंड हिज कोलीग हाइल्ड मैंगोल्ड in 1924 perform an experiment on extra-embryonic induction. They cut the presumptive nervous system tissue just above the notochord and transplanted into the belly region of the embryo. They found that neural tissue failed to develop at the ectopic site. देखिए, एम्ब्रियोनिक इंडक्शन में होता क्या है कि एम्ब्रियो के, पहले तो अगर हम इसकी डेफिनेशन पढ़ लें तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है कि एम्ब्रियो के एक पार्ट का इन्फ्लुएंस एम्ब्रियो के किसी दूसरे पार्ट के ऊपर होना, दिस इज कॉल्ड एम्ब्रियोनिक इंडक्शन। मतलब एक पार्ट का इफेक्ट दूसरे पार्ट के ऊपर उसको कंट्रोल करना, उसी एम्ब्रियो के दूसरे पार्ट को कंट्रोल करना, उसको चाहे अपग्रेड करना या उसको इनहिबिट करना, ठीक है, कुछ भी करना, उसको सिर्फ कंट्रोल करना, दिस इज कॉल्ड एम्ब्रियोनिक इंडक्शन। ठीक है, कि एक पार्ट का इन्फ्लुएंस है दूसरे पार्ट के ऊपर, एम्ब्रियो के एक पार्ट का इन्फ्लुएंस है दूसरे पार्ट पे, दिस इज कॉल्ड एम्ब्रियोनिक इंडक्शन। अब इसको प्रूव करने के लिए एक्सपेरिमेंट हुए हैं, जिस पे मैंने एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने क्या करा कि जो नर्वस सिस्टम था, प्रिजम्पटिव नर्वस सिस्टम, मतलब जो फ्यूचर में बनने वाला नर्वस सिस्टम था, जो एम्ब्रियो था, ठीक है, जो गैस्ट्रिला था बेसिकली, तो उसमें से उन्होंने क्या करा, नर्वस टिश्यू को कट किया। ठीक है, नर्वस टिश्यू, नर्वस सिस्टम को कट किया और उसको जो है ट्रांसप्लांट कर दिया बेली रीजन में। वो हिस्सा एम्ब्रियो का, वो हिस्सा जो पेट बनाने वाला था, बेली रीजन, वहां पे जाके इसको इम्प्लांट कर दिया और ये ऑब्जर्व किया आया कि ये यहाँ पे रह के नर्वस सिस्टम बनाएगा या नहीं बनाएगा। इन्होंने ये ऑब्जर्व किया, लेकिन जब कुछ टाइम बाद देखा तो वहां पे कोई नर्वस सिस्टम जो है वो डेवलप नहीं हुआ और वो फेल्ड हो गया। तो जो दूसरी साइड थी, इसको क्या कहते हैं, एक्टोपिक साइड। एक्टोपिक का मतलब होता है अदर देन नॉर्मल साइड। ठीक है, नॉर्मल साइड तो इसकी कहाँ थी, जो पहले थी, लेकिन इन्होंने वहां से निकाल के इसको ट्रांसप्लांट किया था दूसरे बेली रीजन में, तो वहां पे कोई नर्वस सिस्टम फॉर्म नहीं हुआ। देन उन्होंने एक दूसरा एक्सपेरिमेंट किया। सरप्राइजिंगली द बेली एक्टोडर्म डेवलप इनटू अ नर्वस सिस्टम
In another experiment, they cut away the presumptive notochord tissue and grafted it under the presumptive belly ectoderm. Surprisingly, the belly ectoderm developed into a nervous tissue. From these experiments, they concluded that an embryonic tissue influenced upon the other embryonic tissue through transmitting some chemical stimulus, the primary organizers. This phenomenon is known as embryonic induction. सेकेंड एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या करा कि जो पहले देखें, आपको अगर स्ट्रक्चर पीछे याद होगा, मैं अभी नेक्स्ट स्लाइड में खैर आपको रिकॉल करवा दूंगी कि एक्टोडर्म होती है, ठीक है, बीच में नोटोकॉर्ड होती है, फिर नीचे जो है एंडोडर्म होती है, ठीक है। तो हमने पहले वाले एक्सपेरिमेंट में इसने क्या किया था, वो एक्टोडर्म को उठा के जो है इम्प्लांट किया था। सेकेंड वाले पार्ट में इसने क्या करा कि जो नोटोकॉर्ड था, उस नोटोकॉर्ड का टिश्यू लिया, उस टिश्यू को बैली की जो एक्टोडर्म थी पहले उसको हटाया, उस नोटोकॉर्ड के टिश्यू को अंदर ग्राफ्ट किया, फिर उसके बाद ऊपर से बैली वाली एक्टोडर्म लगा दी। आफ्टर सम टाइम उसने ऑब्जर्व किया तो वहां पे जो है फ्यूचर नर्वस सिस्टम या प्रिजम्पटिव नर्वस सिस्टम क्या हो गया, फॉर्म हो गया। तो डिफरेंट क्या था इसमें और पहले वाले एक्सपेरिमेंट में डिफरेंट क्या था, पहले वाले एक्सपेरिमेंट में उसने एक्टोडर्म उठाई थी, ठीक है, नर्वस सिस्टम की अबव वाली लेयर। दूसरे एक्सपेरिमेंट में इसने क्या करा कि नोटोकॉर्ड को खुद ही उठा के जो है इम्प्लांट कर दिया, तो वो ग्रो हो गया। तो ऐसा क्या हुआ कि ये ग्रो हुआ और वो ग्रो नहीं हुआ। तो होता यह है कि जब उसने नोटोकॉर्ड पुट करी, इम्प्लांट करी, तो नोटोकॉर्ड के अंदर से कुछ ऐसे सिग्नल्स निकलते हैं जो कि क्या करवाते हैं, ऊपर न्यूरल प्लेट और नर्वस टिश्यू की क्या करवाते हैं, ग्रोथ करवाते हैं। और वो सिग्नल्स या वो जो फैक्टर्स हैं वो एक्टोडर्म जो है वो रिलीज नहीं कर सकता। जैसे पहले वाले एक्सपेरिमेंट में उन्होंने ये किया था ना कि एक्टोडर्म रख दी थी ऊपर वाली लेयर रख दी थी, नोटोकॉर्ड के ऊपर वाली लेयर रखी थी, तो उसमें से कोई ऐसे फैक्टर रिलीज नहीं होते, तभी वहां पे नर्वस सिस्टम फॉर्म नहीं हुआ। यहाँ पे इन्होंने नोटोकॉर्ड रख दी, जब नोटोकॉर्ड रखी तो नोटोकॉर्ड के अंदर से ऐसे सिग्नल्स निकले जिसे हम किसका नाम दे रहे हैं, प्राइमरी ऑर्गेनाइजर का नाम दे रहे हैं, ठीक है। ऐसे सिग्नल्स निकले जिन्होंने जाके क्या करा, ऊपर जाके जो है न्यूरल प्लेट और इन सब की ग्रोथ करवाई, जिसकी बिना के ऊपर क्या हुआ, पूरा नर्वस सिस्टम फॉर्म हो गया। तो ये कहलाता है एम्ब्रियोनिक इंडक्शन के एक पार्ट का इन्फ्लुएंस था दूसरे पार्ट पे, ठीक है। एक पार्ट का एम्ब्रियो का जो नर्वस सिस्टम वाला पार्ट था या नोटोकॉर्ड जो था उसका इन्फ्लुएंस हुआ उसके बैली रीजन पे कि उसने वहां पे उसकी ग्रोथ करवाई। वो इनहिबिट भी करवा सकता था, वो ग्रोथ भी करवा सकता था। तो ये जो इन्फ्लुएंस है इसको हम कहते हैं एम्ब्रियोनिक इंडक्शन। Yet the exact nature of stem organizer had not been clear. However, the developmental biologists have discovered that some peptide growth factor seem to play a role of organizers. भाई इन्होंने कहा कि बहुत सारे, मतलब अभी क्लियर एग्जैक्ट नेचर तो नहीं पता कि क्या ऑर्गेनाइजर्स होते हैं जिन्हें हम प्राइमरी फैक्टर्स या प्राइमरी ऑर्गेनाइजर करें, लेकिन कुछ एक्सपेरिमेंट्स या कुछ साइंटिस्ट ऐसा कहते हैं कि ये जो फैक्टर्स हैं ये पेप्टाइड ग्रोथ फैक्टर्स हैं, ठीक है, प्रोटीनेशियस इन नेचर है और ये जो है एज अ रोल ऑफ प्राइमरी ऑर्गेनाइजर प्ले करता है। तो दिस इज ऑल अबाउट एम्ब्रियोनिक इंडक्शन। अच्छा, इसके बाद टॉपिक है रोल ऑफ न्यूक्लियस इन डेवलपमेंट। ये दो टॉपिक है, एक में है कि रोल ऑफ न्यूक्लियस इन डेवलपमेंट और दूसरे में है रोल ऑफ साइटोप्लाज्म इन डेवलपमेंट। ये जब डेवलपमेंट हो रही होती है तो उसमें न्यूक्लियस का क्या रोल होता है और उसमें साइटोप्लाज्म का क्या रोल होता है, या न्यूक्लियस रिस्पॉन्सिबल होता है या साइटोप्लाज्म रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो ये अलग अलग दो टॉपिक्स हैं, लेकिन मैंने आपको डेमो यहीं पे दे दिया। अब हम पहले न्यूक्लियस डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद वाली स्लाइड में हम साइटोप्लाज्म डिस्कस करेंगे। The role of nucleus in regulating the activities of cytoplasm was studied in a unicellular alga, Acetabularia, which consists of a rhizoid for its attachment to the ground at a cytoplasmic stalk with a disc-like cap at its terminal end. जो न्यूक्लियस का रोल डेवलपमेंट में पढ़ने के लिए हमने जो एक्टिविटीज़ करी थी इन्होंने, ठीक है, जो साइंटिस्ट थे उन्होंने एक्टिविटीज़ करी, किसके ऊपर परफॉर्म करी, यूनिसेलुलर एल्गा पे परफॉर्म करी, जिसका नाम क्या था, एसिटाब्यूलेरिया। एल्गा क्या होता है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अगर हम एल्गा की बात करें तो एल्गा एल्जी जो होती है वो थैलस बॉडी होती है, ठीक है, थैले लाइक उसकी बॉडी होती है, उसके पास राइजोइड्स होती हैं फॉर द अटैचमेंट टू द सबस्ट्रेटम, मतलब किसी भी जगह से अटैच होने के लिए, उसकी पसंदीदा जगह से अटैच होने के लिए उसके पास राइजोइड्स मौजूद होते हैं। इसके अलावा ये यूनिसेलुलर भी होती हैं, मल्टीसेलुलर भी होती हैं। फिर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स इसके प्लांट्स लाइक भी होते हैं कि इसके पास सेल वॉल होती है, सेलुलोज होता है, ग्रीन इन कलर होती है, फोटोसिंथेसिस करती है। लेकिन जो कुछ कैरेक्टर्स इसके प्लांट्स में नहीं मिलते, जैसे कि ये टेरेस्ट्रियल प्लांट्स टेरेस्ट्रियल होते हैं और ये जो है वो इक्वेटिक होती है, ठीक है।
इसके अलावा यूनिसेलुलर भी होती है, जबकि प्लांट्स सिर्फ मल्टीसेलुलर होते हैं। तो इन सारी बेसिस की बुनियाद पे जो है इसे एक अलग ग्रुप में प्रोटोक्टिस्टा में प्लेस किया गया। नाउ कम टू द टॉपिक एसिटाब्यूलेरिया। अब एसिटाब्यूलेरिया में इन्होंने क्या बताया कि इसके पास स्ट्रक्चर पहले इसका डिस्कस करें कि इसके पास नीचे रॉइड्स होती है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि इसको ग्राउंड से अटैच करते हैं, और साइटोप्लाज्मिक स्टॉक होती है, मतलब ऊपर जो है ना डिस्क की तरह से, पिक्चर में आपको दिख रहा होगा ग्रीन कलर का, डिस्क की तरह से जो ना इसका हेड होता है, जिसे हम कहते हैं कैप। इसी कैप की साइटोप्लाज्मिक कैप होता है, पे इसके नीचे जो स्टॉक है, डंडी जो है, वो साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन होती है, और नीचे जो रूट्स की तरह से बना हुआ है वो रॉइड्स हैं। और इसी रॉइड वाले पोर्शन में, या जो नीचे जो डाउन वर्ड जो सबसे बॉटम वाला जो पोर्शन है, इसी के अंदर इसका क्या होता है, न्यूक्लियस मौजूद होता है। On the basis of cap, two species of Acetabularia, Aceta mediterranean having disc-shaped cap with scalloped edges and Aceta granulata with cap dissected into a nearly separate lobes are identified. ये जो कैप है ऊपर का, इस कैप की बेसिस पे इसकी दो स्पीशीज हैं। एक स्पीशी का कैप जो है वो पूरा राउंडेड है, जिसे हमने क्या बोला है, एसिटाब्यूलेरिया मेडिटेरेनिया, ठीक है। और जो दूसरी स्पीशी है उसका कैप जो है वो डिवाइडेड है, फ्लावर्स की तरह से जैसे बना हुआ है, या लोब्स कह लें, ठीक है। लोब्स बने हुए अलग अलग सेपरेट लोब्स, आपको दिख रहा होगा गुच्छे की तरह से ना। तो इसका नाम क्या है, एसिटाब्यूलेरिया ग्रैन्युलेटा, ठीक है। तो दो तरह की इसकी वैरायटी आ गई पहले तो। नाउ अब एक्सपेरिमेंट इन्होंने क्या किया, इट वॉज फाउंड इफ द कैप इज एम्प्यूटेटेड द स्टॉक वुड रीजनरेट अ न्यू कैप। नॉर्मली क्या होता है कि अगर हम इसकी स्टॉक कट कर दें बीच से, जो दिख रहा होगा, अगर स्टॉक इसके हम कट कर दें तो वो जो है स्टॉक जो है अपने ऊपर का जो कैप है वो दोबारा से रीजनरेट कर लेती है। तो इन्होंने क्या किया, हैमरलिंग ने क्या किया, कट ऑफ द स्टॉक कंटेनिंग साइटोप्लाज्म ऑफ एसिटा Bullaria granulata and grafted it into on nucleus containing rhizome of Acidibullaria mediterranean and vice versa. इन्होंने क्या करा कि जो मेडिटेरेनियन वाली स्पीशी थी, जो कैप वाली, जिसकी राउंड कैप वाली स्पीशी थी, उसको इसने कट किया और उसका साइटोप्लाज्म निकाला, ठीक है। उसके साइटोप्लाज्म को इसने जो दूसरी वाली स्पीशी थी जिसका नाम था क्रेनिएटा, उसके अंदर क्रेनुलेटा वाली स्पीशी जो लोब्यूलेटेड हेड वाली है, उसके अंदर जो है ना इम्प्लांट कर दिया उसका साइटोप्लाज्म, और वाइस वर्सा, मतलब इसने और जो क्रेनुलेटा वाली स्पीशी का साइटोप्लाज्म है उसको निकाल के एसिटाब्यूलेरिया वाली स्पीशी के अंदर पुट कर दिया। मतलब सिंपल इसने कट किया और दोनों के साइटोप्लाज्म को एक्सचेंज कर दिया, इसका साइटोप्लाज्म उसके अंदर, उसका साइटोप्लाज्म इसके अंदर। अब इसको ये देखना था कि मैंने साइटोप्लाज्म एक्सचेंज किया, तो अब जब ये अपना हेड रीग्रो करेंगी दोनों स्पीशीज, तो कौन सा रीग्रो करेंगी, या जो है वो लोब्यूलेटेड वाला करेगी या कैप वाला करेगी। एक्सपेरिमेंट में इन्हें ये ऑब्जर्व करना था। नाउ अब रिजल्ट देख लेते हैं हुआ क्या है। द कैप ऑफ द प्रीवियस टाइप वर रीजनरेटेड ऑन द बोथ ऑफ द ग्राफ्टेड स्टॉक स्पीशी ऑफ एसिटाब्यूलेरिया। हुआ क्या कि जो कैप वाली स्पीशी थी, देखो आपको दिख रहा होगा जो डायग्राम नंबर 1 है, जिसमें हमने कैप वाली स्पीशी को साइटोप्लाज्म निकाल के और उसमें जो है जो ब्लू वाली स्पीशी है उसका साइटोप्लाज्म रखा है, ठीक है। लेकिन जब इसने कैप रीजनरेट किया, अपना हेड जो रीजनरेट किया, तो इसने वही कैप वाला ही रीजनरेट किया, जो इसका ओन था वही रीजनरेट किया, सही है। मतलब दूसरी वाली स्पीशी का रीजनरेट नहीं किया, जबकि साइटोप्लाज्म किसका लगा हुआ है, दूसरी स्पीशी का लगा है। इसी तरह से जब नीचे वाली अगर हम डायग्राम को देखें, जिसमें जो लॉब्यूलेटेड हेड है, उसमें इन्होंने क्या करा, उसके हेड को कट करा और उसके अंदर जो है कैप वाली उसका जो है साइटोप्लाज्म इम्प्लांट कर दिया। लेकिन जब वो ग्रो हुआ तो उसने एज इट इज जो उसका हेड था लॉब्यूलेटेड वही ही ग्रो किया। तो इससे हमें क्या आइडिया मिला कि साइटोप्लाज्म इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट, ठीक है। डेवलपमेंट के लिए साइटोप्लाज्म रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, डेवलपमेंट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, न्यूक्लियस रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर यहाँ पे हम न्यूक्लियस, क्योंकि देखिए न्यूक्लियस कहाँ पे था, हमने सेंटर पार्ट, ये जो साइटोप्लाज्मिक पार्ट है वो जो है ना इम्प्लांट किया है या वो एक्सचेंज किया है, लेकिन जो न्यूक्लियस है वो राइजोमिक पार्ट में या जो बॉटम वाला पार्ट है वहां पे ही मौजूद है। तो न्यूक्लियस जो है वो मतलब अपनी जगह पर ही है। कैप वाली स्पीशी में मेडिटेरेनियन के पास उसी का न्यूक्लियस है, और जो एसिटाब्यूलेरिया ग्रैन्युलेटा है उसके पास उसी का ही न्यूक्लियस है। तो जिसके पास जिसका न्यूक्लियस था उसने अपनी ही स्पीशी को दोबारा से रिफॉर्म किया, रीजनरेट किया, कोई दूसरी वाली स्पीशी को रीजनरेट
नहीं किया। तो इट सपोर्टेड द आइडिया दैट द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कैप वाज रेगुलेटेड बाय द न्यूक्लियस रादर देन द साइटोप्लाज्म। इससे हमें क्या आइडिया मिला कि ये जो कैप रीजनरेट हो रहा है या जो डेवलप हो रहा है ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये न्यूक्लियस की इंफॉर्मेशन के ऊपर डिपेंड करता है, ये साइटोप्लाज्म के ऊपर डिपेंड नहीं करता, क्योंकि साइटोप्लाज्म हमने एक्सचेंज किया। अगर डिपेंड करता तो ये वही ग्रो करता, लेकिन ये क्योंकि न्यूक्लियस के ऊपर डिपेंड कर रहा था तो इसके पास जो न्यूक्लियस था अपना ही न्यूक्लियस था, तो इसने अपने आप अपनी ही स्पीशीज को दोबारा से ग्रो किया। So this is all about role of nucleus in development. मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आया होगा, लेकिन स्टिल अगर आपको किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन है तो आप दिए हुए इन कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे हमसे राब्ता कर सकते हैं। थैंक यू। Don't forget to subscribe, like, share and comment on our YouTube channel Alpine Academy. Thank you.